हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अभी बीपीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी आई है, उसका एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो उस वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीटें हैं, क्या सिलेबस वगैरह है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वैकेंसी है ये किसका है, तो सबसे पहले याद रखना नगर विकास एंड आवास विभाग है ना, उसका ये वैकेंसी है। और उसमें आपका एक पोस्ट होता है पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर का, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट, मतलब पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं लोक सहायक, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी जो है। इसका टोटल कितना सीट है, इसका टोटल 54 सीट आया हुआ है ना। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विविध पत्र से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब क्या क्या है इंफॉर्मेशन, तो देखते हैं। यहां पर जो आपका सबसे पहले वैकेंसी दिया है, कितना वैकेंसी है, तो देखो यहां पर जो यूआर है, यूआर का वैकेंसी है टोटल 18 सीट, और इसमें महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है। बिहार में आपको पता है यहां पर 6 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व, 5 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसमें कि 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। 10 जो है आपका एसटी का है, शेड्यूल कास्ट का है, जिसमें कि 8 इस बार का है, 2 बैकलॉग वैकेंसी है, यानी पिछले वैकेंसी का खाली रह गया होगा तो वो जोड़ दिया गया है, जिसमें कि 3 जो है एससी की महिलाओं के लिए, इस 10 में से 3 रिजर्व सीट। 2 एसटी का है, जिसमें कि यहां पर कोई सीट रिजर्व नहीं है वुमेन के लिए। जो ईबीसी है, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, इसके लिए 4 सीट है, जिसमें कि 1 सीट रिजर्व है। जो आपका बीसी है, यानी कि बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग है, इसमें टोटल देखो 11 सीटें, जिसमें कि 7 इस बार का है और 4 बैकलॉग वैकेंसी जो पिछला रह गया होगा। टोटल 11 वैकेंसी है, जिसमें कि 2 जो है किसके लिए रिजर्व है, याद रखिएगा महिला के लिए रिजर्व है। और पिछड़े वर्ग की महिला, यानी जो बीसी फीमेल है, बीसी वुमन है, उनके लिए याद रखिएगा, जो बैकवर्ड क्लासेस की जो वुमन है उनके लिए 4 सीट है, जिसमें कि 3 आपका इस बार का है, 1 बैकलॉग वैकेंसी है। और इसमें महिलाओं के लिए, तो सब महिला के लिए तो इसमें क्या ही रिजर्व रखेंगे बताइए। यहां पर टोटल 14 सीट है, जिसमें कि 14 में से जो 35% रिजर्वेशन के तहत जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है वो है 54। और इसके बाद यहां पर याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी के जो पोते पोती या नाती नतनी जो है, उसके लिए 2% सीट रिजर्व रहता है। तो टोटल में जो 1 सीट है ना, वो किसके लिए रिजर्व है, वो आपका रिजर्व है किसके लिए, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए। बाकी जो आपका विजुअली इंपेयर्ड के लिए 1 सीट रिजर्व है, आपका जो मूक बधिर है उनके लिए 3 सीट रिजर्व है, जो आपके चलन दिव्यांगता है, ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ये है, और जो मेंटली या बहुत दिव्यांग है, मल्टी डिसेबल हैं, उनके लिए कोई सीट यहां पर रिजर्व नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए क्या इसका ग्रेड पे क्या है, लेवल क्या है, उसका याद रखिएगा। इसका जो वेतन लेवल है वो है लेवल 7 का, यानी कि यहां पर जो इसका ग्रेड पे है, याद रखिएगा कितना होगा, 4600 ग्रेड पे है। यानी कि आपका ये मोटा मोटी मान लीजिए कि इन हैंड सैलरी जो बनेगा लगभग आपका 60,000 के आसपास बनेगा बिहार में, 60,000 से ऊपर बनेगा, उसके लगभग मान लीजिए। शैक्षणिक योग्यता जो है, याद रखिएगा क्या है, किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान में स्नातक, यानी कि आपका केमिस्ट्री या एनवायरमेंट साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा केमिस्ट्री, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या आपका प्लानिंग या आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री हो, यानी बी आर्क या बी प्लानिंग होता है ना, उसमें होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री हो या तो केमिस्ट्री में, एनवायरमेंट साइंस में, या फिर ये या है, यानी कि सब नहीं होना चाहिए, या तो इस दोनों में से आपका कोई बैचलर डिग्री, या फिर आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग हो, किसमें, केमिकल में, सिविल में, एनवायरमेंटल साइंस में, और या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में, या इसमें भी अगर ये भी नहीं है तो बी बैचलर डिग्री हो किसमें, आपका प्लानिंग या आर्किटेक्चर में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, यहां पर बी कि बीटेक भी चलेगा आपका, है ना, अगर आपने इसमें बीटेक भी किया है तो। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहे हैं उपरोक्त अंकित विषय से प्राप्त बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के समकक्ष डिग्री, यानी बीएड, बीई, बीटेक, बीएससी भी मान्य होंगे, वही लिखा हुआ है, एवं बीएससी एनवायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को
यहां पर यह चीज याद रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। कह रहे एवं बीएससी इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को बीएससी इन्वायरमेंट साइंस के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि अगर आपने इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट से किया है बीएससी, तो उसको बीएससी इन्वायरमेंट साइंस ही माना जाएगा। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के समकक्ष माना जाएगा। यानी कि अगर आपने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसको बी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के समकक्ष ही माना जाएगा। स्नातक दूसरा कह रहा है कि स्नातक स्तर पर सब्सिडियरी ऑप्शनल विषय को के रूप में रसायन शास्त्र, यानी कि अगर आपने सब्सिडियरी या ऑप्शनल विषय के रूप में केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस पठित अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि मतलब स्नातक स्तर पर अगर केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंस को सब्सिडियरी में रखा था या ऑप्शनल में रखा था, तो आप एलिजिबल नहीं है। स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान विषय मुख्य परीक्षा के रूप में पठित अभ्यर्थी अथवा स्नातक वर्ष के सभी सत्र में उक्त विषय पठित अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि अगर आपने पूरे साल, हर साल में अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, या फिर अगर आपका ये सब्जेक्ट मुख्य विषय रहा है, क्या केमिस्ट्री या मतलब या फिर एनवायरमेंटल साइंस, तभी आप एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपने सब्सिडियरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, या कभी ना कभी पूरे उसमें एक आध बार पढ़ा है, तो आप क्या होंगे, मान्य नहीं होंगे, है ना, याद रखिएगा। अब चलिए इसके आगे बाकी यह है कि AMIE सेक्शन ए एंड बी में उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMIE में दिनांक 31/5/2013 तक इनरोलमेंट विथ परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है, तो बीटेक उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मतलब मान्यता प्रदान की जाएगी। प्रासंगिक डिग्री के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रावधान प्रासंगिक विषय मान्य होंगे। ठीक, अब देखिए उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा वही है आपका, ध्यान से समझिएगा। जो आपका यूआर है उसके लिए मतलब जो मिनिमम है आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम सबके लिए मिनिमम एज जो है 21 वर्ष, और मैक्सिमम एज देखिए यूआर मेल के लिए 37 साल है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो पुरुष और महिला है और अनारक्षित महिला है, दोनों के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो पुरुष और महिला है उसके लिए 42 साल है ना। बाकी जो है आपका यहां पर और भी जो इसका मतलब प्रोविजन रहता है ना, मतलब उम्र सीमा में छूट का, वो सब आपका मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। यहां पर देखिए क्या रहा है ये चीज कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्पित ना एवं सामान्य प्रशासन विभाग के इसके आलोक में बिहार सरकार की जो नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक हैं, यानी अगर बिहार सरकार के आप परमानेंट, अगर आप क्या हैं, सर्वेंट हैं, परमानेंट मतलब नौकरी में हैं, आपको 5 वर्षों का छूट जो है वो आपको दिया जाएगा। परंतु उक्त आयु की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। यानी कि अगर आप 5 बार मतलब एग्जाम में, अगर आप बीपीएससी के किसी एग्जाम में अगर आप बैठे होंगे, तो फिर आपको ये मतलब वो नहीं मिलेगा छूट, है ना। चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं। बाकी यहां पर देखिए बिहार सरकार के सरकारी, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनिवार्य होंगे। यानी कि अगर आप बिहार सरकार के नौकरी में हैं और अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 5 बार ही बीपीएससी का कोई एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद बाकी देखिए और सब ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या मतलब आपका सर्टिफिकेट वगैरह कौन सा क्या होगा, ये सब दिया हुआ है। अब चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया क्या कह रहा है देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि इसमें आपका रिटन क्या होगा, एग्जाम होगा, और यहां पर कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। देखिए बोल्ड लेटर में लिखा है, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। बहुत अच्छा पोस्ट है इसका, मतलब बिना इंटरव्यू का मतलब है, तो मतलब कि रिटन में आप क्वालिफाई करिएगा, सीधा आपका सिलेक्शन है बाबू। कार्मिक एवं देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है अगला देखते हैं। कह रहा है जो आपका लिखित परीक्षा होगी 2 पत्रों की होगी, जिसमें अनिवार्य पत्र 1 तथा अनिवार्य पत्र 2 होंगे, है ना। 2 पेपर आपका होगा और दोनों ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। क्या क्या है, एक देखिए आपका सामान्य अध्ययन होगा जिसमें कि 2 घंटा होगा, 125 क्वेश्चन होगा, कुल 100 अंक होगा। और दूसरा जो पत्र होगा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। इसका 2 घंटे का पेपर होगा, 125 क्वेश्चन होगा, 100 सवाल होगा इसमें। यानी कि दोनों 250 क्वेश्चन होगा और 200 आपका क्या होगा,
मतलब 250 क्वेश्चन होगा और उसमें 200 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी 125 क्वेश्चन 100 मार्क, यहाँ पर 125 क्वेश्चन 100 मार्क, यानी कि टोटल 250 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स रहेगा। कह रहा है पत्र विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका जो सिलेबस है अवेलेबल है। कह रहा है लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन, जैसे आप परीक्षा में क्वालिफाई कर जाइएगा, इसके बाद आपका डीवी होगा, है ना, और डीवी के बाद जो सारा आपका डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लिस्ट जो है, मतलब ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, है ना, और उसके साथ अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मेधा सूची जो प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यानी कि अगर लिखित परीक्षा में ये जो रिटर्न है इसमें अगर आपका नंबर सेम है ना, अगर आपका मतलब नंबर सेम है, प्राप्तांक समान है, तो जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए जन्म तिथि भी समान है तो जिस भी व्यक्ति का नाम देवनागरी लिपि में सबसे पहले आएगा उसको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। याद रखें, इसमें किसी भी तरह का कोई मूल्यांकन का कोई प्रावधान है, मतलब री इवैल्यूएशन का, यानी कि अगर आपका नहीं होता तब रिक्वेस्ट करिएगा कि पेपर का री इवैल्यूएशन हो, तो ये प्रोविजन नहीं है। बाकी आरक्षण वगैरह का आपका पूरा ये जो प्रावधान रहता है बीपीएससी के एग्जाम में सेम वही सब है ना। तो यहां पर देखिए पूरा फिर से वही आपका दिया हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, डिटेल यहां पर नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ये जो इंफॉर्मेशन है आपका याद रखिएगा, आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल जो आप इसमें जो फॉर्म फिल कर सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं, 5 सितंबर से इसमें फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो है आपका क्या है, 30 सितंबर 2025 तक जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको भेजने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप इसी बीपीएससी के वेबसाइट पर ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बीपीएससी का अगर फॉर्म फिल करते होंगे तो आपको ओटीआर का जानकारी पता होगा। अगर ओटीआर के बारे में पता नहीं है तो इस चैनल पर ही कैसे ओटीआर करना है उसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी है इंफॉर्मेशन आप पूरा फॉर्म फिल कर दीजिएगा जल्दी, मतलब जाकर के, और इसमें जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस इसका अवेलेबल है ना इस पे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जाकर के क्या करिए, आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं इस एग्जाम में, मतलब 2-3 महीना में मोटा मोटी मान लीजिए कि आपका एग्जाम ये लोग ले लेते हैं ऐसे पोस्ट पे। तो जाइए और जो भी इसमें एलिजिबल हैं उसमें जाकर के क्या करिए, फॉर्म अप्लाई करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जाकर के क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी अतिरिक्त जानकारी के साथ, अन्य इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।